नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव हुए। हर बार की तरह इस बार फिर इन 5 राज्यों में आलीशान शपथ ग्रहण समारोह होंगे। फिर भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रतिज्ञा ली जाएगी और शुद्ध अंतःकरण, पक्षपातहीन, संविधान सम्मत और न्यायपूर्ण कर्म करने का हलफ लिया जाएगा। शपथ पढ़कर राज्यपाल से हाथ मिलाने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अधिकतर मंत्री अपनी प्रतिज्ञा को अपने ध्यान में भी नहीं रखेंगे और 1952 से लगातार चली आ रही परिपाटी निभाएंगे। झूठ बोलेंगे, पक्षपात करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, शपथ के ठीक उल्टे सारे आचरण करेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है कि शपथ का उल्लंघन करने पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब उनका कौन क्या उखाड़ लेगा। खंडित आजादी के बाद से आज तक भारतीय लोकतंत्र के साथ मजाक ही होता आया है। इसमें सबसे दुखद और चिंताजनक बात यह है कि लोकतंत्र और संविधान का मजाक उन्हीं लोगों ने उड़ाया है जो संसद में बैठकर कानून बनाते हैं। जिन लोगों ने शपथ ग्रहण का कानून बनाया, उन लोगों ने अंग्रेजी के शपथ पत्र का बिल्कुल फूहड़ अनुवाद हिंदी में ठोक दिया और हमारे जनप्रतिनिधि अपनी सामान्य समझदारी का इस्तेमाल किए बगैर उसी फूहड़ अनुवाद को हूबहू पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। आप ऐसे लोगों से लोकतंत्र की बौद्धिक प्रगति के बारे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? प्रतिज्ञा शब्द के आखिरी अक्षर ज्ञा में न की ध्वनि मिलती है, ज्ञा। इसे ध्यान में रखते हुए पारंपरिक अंग्रेजी में प्रतिज्ञा शब्द PRATIJNAN लिखा जाता था और ज्ञान शब्द GNAN लिखा जाता था। कानून बनाने वाले महाविद्वानों ने अपना विवेक ताक पर रखकर अंग्रेजी का हिंदीकरण करने में प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञान कर दिया और विद्वान जनप्रतिनिधि प्रतिज्ञान करते चले आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को ही क्या कहा जाए। हमारे देश के बुद्धिजीवी आज तक जनान पीठ को ज्ञान पीठ नहीं कर पाए। ज्ञान को जनान ही लिख रहे हैं और पीठ को पिठ यानी PEETH के बजाय PITH लिख रहे हैं। तो नेताओं को क्या कोसा जाए। यह देश ऐसे ही दुर्बुद्धिजीवियों और विवेकहीन सियासतदानों के कारण अब तक घिसट ही रहा है। अमेरिकियों ने अंग्रेजी की शास्त्रीय लेखन शैली को बदलकर श्रुति के मुताबिक लिखना शुरू किया, तो प्रतिज्ञा शब्द प्रतिज्ञा यानी PRATIGYA लिखा जाने लगा। लेकिन फिर भी भारतवर्ष के ढक्कन बंद बुद्धिजीवियों और राजनीतिजीवियों ने इससे कोई सीख नहीं ली। खैर, प्रासंगिक सवाल यह है कि किसी भी कानून में अगर उसके उल्लंघन पर सजा या कार्रवाई का प्रावधान न हो तो उस कानून का औचित्य क्या है। लेकिन सवाल यह भी है कि संसद में बैठकर कानून बनाने वाले अपने ही किए की सजा का प्रावधान भला क्यों करते। लिहाजा संसद ने भारत का शपथ कानून तो बनाया, लेकिन उसके उल्लंघन पर सजा का कोई प्रावधान नहीं रखा। उल्लंघन का ही जिक्र नहीं किया तो सजा का कहां उल्लेख करते। अंग्रेजों के जमाने में इंडियन ओथ एक्ट 1873 था, जिसे नए स्वरूप में लाने का विचार भारतीय संसद को आजादी के 20-22 साल बाद आया। देश में इंडियन ओथ एक्ट 1969 लागू है। हमारे देश के राजनीतिक अभिभावक अपने और अपनी पीढ़ियों के अधिकार के प्रति इतने सजग थे कि संविधान में अधिकार ही अधिकार ठूंस दिए और देश को कर्तव्यहीन बना दिया। संविधान में कहीं कर्तव्य का जिक्र ही नहीं किया। भारतीय संविधान लागू होने के 15 साल बाद 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रूस के दौरे पर गईं, तब वहां के रूसी राजनयिकों ने भारत की इस भीषण संवैधानिक भूल की तरफ उनका ध्यान दिलाया। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए किसी तरह जोड़ जाड़कर अनुच्छेद 51 क के रूप में मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया जा सका। उसके लिए भी सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय समिति की सिफारिश का सहारा लेना पड़ा था। जिस मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क में किसी तरह अटकाया गया, उसे मूल अधिकारों की लंबी फेहरिस्त के ऊपर प्राथमिकता से रखा जाना चाहिए था। लेकिन यह बात संविधान निर्माता पुरोधाओं को समझ में नहीं आई। यह उनकी भारी चूक थी।
केवल अपने अधिकार की बातों से जिस देश की संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ होती हो और कर्तव्य कहीं शामिल नहीं हो, तो उस देश का कर्तव्य बोध विलुप्त हो ही जाएगा। फिर कर्तव्यहीनों से शपथ की प्रतिबद्धता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? विस्तार में चलें उसके पहले सुनते हैं कानून और संविधान के विशेषज्ञ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्य केसरी कुमार जी इस बारे में क्या कहते हैं। ओथ एक्ट के अंदर ओथ लेते हैं लोग। मैंने ओथ एक्ट का प्रोविजन का स्टडी किया और मैंने देखा कि ओथ एक्ट में कहीं भी पेनल प्रोविजन नहीं है। अतः ओथ एक्ट में पनिशमेंट प्रेस्क्राइब नहीं है। ओथ एक्ट 1969 का बना हुआ है। ओथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना कराते हैं, ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराते हैं और ओथ गवर्नर कराते हैं, स्पीकर भी कराते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जज का कराते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के जजेस का कराते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कराते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कराते हैं, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कराते हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कराते हैं। अभी ओथ सेरेमनी होने जा रहा है, उसमें लाखों रुपए खर्च होंगे, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ओथ सेरेमनी ईश्वर के नाम पर शपथ लिया जाता है और उसका लोग वायलेशन करते हैं। दिन रात आप जनता और सभी लोग देख रहे हैं कि वायलेशन होता है, लेकिन आप चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि ओथ एक्ट के वायलेशन का कोई पेनल क्लॉज नहीं बना है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा पार्लियामेंट से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, कि पार्लियामेंट से एक लॉ बनाया जाए कि ओथ सेरेमनी का वायलेशन होगा तो एक्शन लिया जाएगा। एक्शन का पावर गवर्नर को होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को होना चाहिए एंड प्रेसिडेंट को होना चाहिए। जो ओथ कराते हैं उनको पावर देना चाहिए कि वायलेशन करने पर ये पनिशमेंट प्रेस्क्राइब होगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। कानूनविद विंध्य केसरी कुमार जी ने सही कहा कि अगर संसद अपने लोकतांत्रिक दायित्वों को लेकर वाकई गंभीर हो तो उसे इस बारे में जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए। यह सवाल हर सांसद और हर विधायक के दिमाग में गूंजना चाहिए कि शपथ का उल्लंघन करने की कोई सजा का प्रावधान नहीं, तो फिर शपथ का कानूनी और संवैधानिक औचित्य क्या है? संवैधानिक पद पर आसीन होने की जब एक खास संवैधानिक प्रक्रिया बनाई गई तो उस प्रक्रिया को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60, 69, 75, 1, 124, 6, 148, 2, 159, 164, 3, 188 और 219 में पद और गोपनीयता की शपथ लेने के विधान के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन इस शपथ का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई हो, इसकी कहीं चर्चा नहीं है। आप यह जानते हैं कि संवैधानिक पदों पर आसीन किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप हो तो उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी जटिल संवैधानिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। अगर संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए अलग से इंडियन पेनल कोड का सहारा लेना पड़ता है और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। दूसरे कानून के कंधे का सहारा लेने की जरूरत क्यों हो? आजादी के बाद से आज तक क्या आपने कभी सुना कि किसी को महाभियोग यानी इंपीचमेंट के जरिए हटाया गया हो या भ्रष्टाचार के आरोप में किसी सिटिंग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई हुई हो? लब्बो-लुबाव यह है कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का न कोई कानूनी औचित्य रहा और न कोई नैतिक औचित्य रहा। शपथ ग्रहण में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्रियों को भी शामिल करने का चलन हो गया है। नेताओं के मुंह से हम हमेशा संविधान की बातें तो सुनते हैं, लेकिन वे खुद संविधान नहीं पढ़ते।
भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। यह पद निर्धारण नेताओं ने अपनी राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया है। इन पदों का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी उन पदों के लिए धड़ल्ले से शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक पांडे जी कानून और संविधान के विशेषज्ञ हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में उनके विचार। संवैधानिक शपथ का उल्लंघन अपराध नहीं बनाया गया है। ये साबित हो जाने के बाद भी कि फला व्यक्ति ने, फला मंत्री ने या फला मुख्यमंत्री ने या फला प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी इतिहास में कभी नहीं हुई है। होना ये चाहिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति शपथ का उल्लंघन करे उसे उसके पद से हटा देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को पद होल्ड करने के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। आप शपथ की स्थिति देखें कि आप कहते हैं कि मैं संविधान की शपथ लूंगा। संविधान में डिप्टी पीएम की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन संविधान की शपथ लिए प्रधानमंत्री ने और संविधान की शपथ लिए राष्ट्रपति ने कई बार देश में डिप्टी पीएम्स की अपॉइंटमेंट किया है। संविधान में डिप्टी सीएम की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज देश के हर राज्य में राजनीतिक सेटलमेंट के तहत डिप्टी सीएम्स का पद बनाया जा रहा है। अभी यूपी की पिछली सरकार में ही 2 डिप्टी सीएम थे और आंध्र प्रदेश की सरकार में आज की तारीख में 5 डिप्टी सीएम हैं। तो जब संविधान में व्यवस्था नहीं है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम की नियुक्ति करवा रहे हैं, तो आखिर ये शपथ का कौन सा ढंग है, शपथ का ये कौन सा पालन है? संविधान में व्यवस्था नहीं है कि राज्य मंत्री की नियुक्ति होगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की नियुक्ति होगी, लेकिन फिर भी केंद्र में और राज्यों में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जब हम संविधान सभा की कार्यवाही को देखते हैं तो संविधान सभा में एक प्रस्ताव मूव किया किसी सदस्य ने कि मंत्री के सहयोग के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी या राज्य मंत्री या डिप्टी मंत्री की नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन संविधान सभा ने उसको खारिज कर दिया। संविधान सभा ने उसको खारिज किया, इसकी जानकारी नेहरू सहित तमाम मंत्रियों को थी, चूंकि वे संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन फिर भी जब नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके भी राज्य मंत्रिमंडल में सरदार पटेल के रूप में डिप्टी पीएम और कई डिप्टी मंत्री नियुक्त होते हैं। तो आखिर एक कौन सा संविधान है और एक कौन सी शपथ है जिसका उल्लंघन प्रधानमंत्री उसी दिन से शुरू करता है जिस दिन से वो शपथ लेता है? ठीक वही स्थिति मुख्यमंत्रियों के साथ। ठीक वही स्थिति मुख्यमंत्री की है। अब संवैधानिक व्यवस्था यह है कि जो मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की संस्तुति पर करेगा, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुआ नहीं और उसके 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे इसकी घोषणा राज्य के विधानमंडल दल ने कर दिया। तो आखिर एक कौन सी शपथ है और एक कौन सी किस संविधान का पालन किया जा रहा है? शपथ सिर्फ मजाक है और मजाक के अलावा शपथ का कोई महत्व भारतीय इतिहास में मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। यही हाल अदालतों का भी है। वहाँ पर गीता और कुरान के शपथ लेकर लोग झूठ बोलते हैं और सरकार के गठन में भी चाहे वो जज हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, वे भी शपथ का कितना पालन करते हैं पूरा देश देख रहा है। सवाल यह है कि जो शपथ का उल्लंघन है वो उसका कोई न कोई पेनल एक्शन तो होना चाहिए। शपथ को व्यवस्था का एक अंग बनाना पड़ेगा और शपथ लेने वाले के मन में एक भय पैदा करना पड़ेगा कि अगर हमने शपथ लिया, चूंकि स्थिति बहुत बिगड़ गई है, जिस दिन से शपथ होती है उसी दिन से उसका उल्लंघन लगातार 5 साल तक चलता रहता है। इसलिए इस पर समाज को इस पर गंभीर चिंतन करना होगा और एक आगे आने वाले समय में हमको व्यवस्था बनानी होगी। तो आपने सुना अशोक पांडे जी को। पिछले 70 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। शपथ ग्रहण करने वाला व्यक्ति शपथ का उल्लंघन करता रहे, भ्रष्ट और अनैतिक आचरण करता रहे, फिर भी उस उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। शपथ उल्लंघन को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यास भंग का केस मानकर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अब तक नहीं की गई। अब आगे देखना है
कि शपथ ग्रहण की औपचारिकताओं में कोई चारित्रिक बदलाव लाया जाता है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।